नमस्कार, जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली श्रीलंका के कैबिनेट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया जो कि श्रीलंका में एक आइलैंड के ऊपर एक विंड पावर प्लांट को लेकर के था और इस विंड पावर प्रोजेक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो श्रीलंका के कैबिनेट के द्वारा भारत की एक प्राइवेट कंपनी जो कि है अडानी ग्रुप और भारत के कुछ पीएसयूज को दिया गया है। और जैसे ही श्रीलंका की कैबिनेट के द्वारा यह डिसीजन लिया जाता है तैसे ही इसके विरोध में श्रीलंका के कुछ एनजीओज खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा श्रीलंका में इसका कुछ एकेडमिक्स की तरफ से भी विरोध देखने को मिलता है और उनका कहना होता है कि जिस तरीके से श्रीलंकन सरकार इस तरीके से इन्वेस्टमेंट के इनिशिएटिव को जो कि भारत से आ रहे हैं उसको बढ़ावा दे रही है तो इससे श्रीलंका केवल अपने नॉर्दर्न नेबर का एक वर्चुअल स्टेट बनकर ही रह जाएगा। तो इकोनॉमिक क्राइसिस में घिरे श्रीलंका में भारत के इन्वेस्टमेंट को लेकर के ये नई समस्या क्या आ रही है, कुछ एनजीओज और एकेडमिक्स के द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, जबकि ये इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देंगे, इस इन्वेस्टमेंट से श्रीलंका की इकोनॉमी को सहायता मिलेगी और इससे वो सस्टेनेबल ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, तो भी इसका विरोध क्यों है, भारत और श्रीलंका के रिलेशंस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, समझते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो हाल ही में हुआ क्या है कि श्रीलंका में श्रीलंका की सरकार, श्रीलंका की कैबिनेट के द्वारा एक डिसीजन लिया जाता है और ये डिसीजन ये होता है कि श्रीलंका के एक आइलैंड के ऊपर श्रीलंका की सरकार ये प्लान बनाती है कि वहां पर विंड पावर जनरेशन का बहुत ही उपयुक्त स्थान है और इससे यदि वहां पर विंड पावर को स्टेब्लिश किया जाता है तो इससे श्रीलंका की मदद होगी, श्रीलंका को सस्टेनेबल और रिन्यूएबल बिजली बनाने में सहायता मिलेगी। तो इससे एक तरीके से श्रीलंका की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, श्रीलंका में जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिससे पोल्यूशन क्रिएट होता है उससे भी निजात मिलेगी। और इसको लेकर के श्रीलंका की कैबिनेट के द्वारा एक डिसीजन लिया जाता है कि वो फॉरेन कंपनीज को इनवाइट करेंगी कि वो श्रीलंका में आए और श्रीलंका में विंड पावर प्लांट को स्थापित करें, इस प्रोजेक्ट में श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट करें। श्रीलंका में इसके लिए कई कंपनियां आती हैं, इसके लिए बिडिंग होती है और इसमें जो है भारत की जो अडानी ग्रीन एनर्जी है वो इस बीट को जीतती है। इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए अडानी ग्रुप के द्वारा भारत की कई पीएसयूज के साथ भी मांगा जाता है और सभी मिलकर के इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिसको श्रीलंका की कैबिनेट के द्वारा अप्रूव भी कर दिया गया है। लेकिन अब श्रीलंका में भी वही समस्याएं खड़ी होने लगी हैं जो भारत में समस्याएं खड़ी हो रही थी। जहां भी भारत में कुछ डेवलपमेंट किया जाता था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते थे, वहां पे भारत में कई एनजीओ जाकर के खड़े हो जाते थे कि इससे इन्वायरमेंट को कंसर्न है, बायोडायवर्सिटी को खतरा है, इस तरीके की बातें जो एनजीओ के द्वारा की जाती थी और इसको लेकर के जो जुडिशियल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था ताकि प्रोजेक्ट डिले हो और वो काम ही ना हो पाए। तो यही समस्या अब श्रीलंका में भी देखने को मिल रही है। श्रीलंका की एक एनजीओ है वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल प्रोटेक्शन सोसाइटी और इस एनजीओ के द्वारा इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में एक केस दर्ज कर दिया जाता है। इसमें श्रीलंका की इस एनजीओ के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की वजह से इस आइलैंड पर नेचर को नुकसान पहुंचेगा, बायोडायवर्सिटी को खतरा है, साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में जो एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा उसकी प्राइसिंग को लेकर भी इस पर केस किया गया है। और इसमें सरकार के ऊपर यानी श्रीलंकन सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि श्रीलंका की सरकार ने नियमों का पालन नहीं किया है। साथ ही साथ श्रीलंका के कुछ एकेडमिक्स के तरफ से भी इसका विरोध देखने को मिला, जहां पे इस प्रोजेक्ट को लेकर के श्रीलंका के कोलंबो वेस्ट एकेडमिक्स की तरफ से ये बयान देखने को मिला कि श्रीलंका में जिस तरीके से भारत से इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो इससे श्रीलंका भारत का एक वर्चुअल प्रोविंस बन के रह जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई औचित्य भी नहीं है, क्योंकि श्रीलंका 2021 से ही एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और भारत की तरफ से श्रीलंका को उस इकोनॉमिक क्राइसिस को झेल पाने में बड़ी मदद की गई है। साथ ही साथ भारत की तरफ से कुछ ऐसे भी कदम उठाए गए हैं कि जिससे श्रीलंका सस्टेनेबल ग्रोथ के रास्ते पर फिर से आगे बढ़े, श्रीलंका की इकोनॉमी फिर से ग्रो करना शुरू करे और श्रीलंका में भारत की तरफ से कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट किए जाएं जिससे श्रीलंका की इकोनॉमी और ज्यादा बूस्ट हो और साथ ही साथ उससे श्रीलंका के लोगों की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। और इसी के तहत भारत की अडानी ग्रुप और भारत सरकार की कुछ पीएसयूज के द्वारा इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर श्रीलंका में लगभग $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि कोई भी कंपनी यदि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो भी एक ऐसे देश में जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, तो ऐसे में जो उस कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और उस पर क्या उस कंपनी को उसमें लाभ होगा, तो वहां पर यह भी संशय होता है। लेकिन जब भारत सरकार की पीएसयूज और अडानी ग्रुप के द्वारा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में किया जा रहा है तो निश्चित तौर से इससे श्रीलंका को फायदा होगा, श्रीलंका की इकोनॉमी को फायदा होगा, श्रीलंका के लोगों का फायदा होगा, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में 500 मेगावाट तक की विंड पावर कैपेसिटी को जनरेट करना है, यानी 500 मेगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी इस पूरे प्रोजेक्ट में श्रीलंका को, श्रीलंका के लोगों को मिलने वाला है। अब जब इस प्रोजेक्ट के अंदर श्रीलंका में 500 मेगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी वो भी विंड पावर से प्रोड्यूस की जाने वाली है, तो इस प्रोजेक्ट की वजह से श्रीलंका की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी बढ़ेगी।
इसके अलावा श्रीलंका की जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है उसमें इस इन्वेस्टमेंट से श्रीलंका को उससे उभरने में मदद मिलेगी, क्योंकि इससे इस प्रोजेक्ट की वजह से श्रीलंका में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट की वजह से श्रीलंका की लोकल इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी का है तो इससे श्रीलंका में इन्वायरमेंट के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि यदि इसके बजाय श्रीलंका यदि अपने यहाँ थर्मल पावर प्लांट्स को लगाता है तो इसमें ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे जो श्रीलंका में पॉल्यूशन को बढ़ावा देंगे। जबकि विंड पावर से तो ऐसा कोई ज्यादा पॉल्यूशन होने वाला है नहीं, तो इससे श्रीलंका में इन्वायरमेंट को भी फायदा होगा। साथ ही साथ भारत और श्रीलंका के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो भी अच्छे होंगे। इसके अलावा श्रीलंका की सरकार का भी ये प्लान है कि साल 2030 तक श्रीलंका में रिन्यूएबल एनर्जी को इतना ज्यादा बढ़ावा देना है कि श्रीलंका जो एनर्जी को कंज्यूम करता है उसका 70% केवल रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करे। तो ये जो टारगेट है श्रीलंका की सरकार का, तो इस इन्वेस्टमेंट की वजह से उस टारगेट को भी पाने में मदद मिलेगी। तो निश्चित तौर से कुछ एनजीओ की तरफ से ये जो श्रीलंका में इस प्रोजेक्ट को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में केसेस किए जा रहे हैं, तो ये एनजीओ निश्चित तौर से फॉरेन फंडिंग की वजह से ऐसा कुछ कर रहे हैं और इस रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को लटकाने भटकाने और अटकाने का केवल प्रयास कर रहे हैं, जो कि श्रीलंका की इकोनॉमी, श्रीलंका के लोगों और श्रीलंका के इन्वायरमेंट के लिए भी जरूरी है। अब देखिए, श्रीलंका हाल ही में एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा है और उस इकोनॉमिक क्राइसिस से रिकवरी कर पाने के रास्ते पर बना हुआ है। कोविड-19 के बाद से श्रीलंका में एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला था और इस क्राइसिस की वजह से 2021 से श्रीलंका का जो फॉरेन रिजर्व है वो गिरने लगा था और इसकी वजह से श्रीलंका में जो एसेंशियल गुड्स हैं जैसे फूड्स, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स, इनकी भी कमी महसूस की जाने लगी थी। अब इन सब के होने के पीछे एक बड़ा वजह ये था कि श्रीलंका में पेंडेमिक की वजह से श्रीलंका की जो इकोनॉमी टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट थी उसमें कमी आई थी। इसके अलावा श्रीलंका के ऊपर डेट इतना ज्यादा था, कर्ज इतना ज्यादा था कि उसको पेमेंट कर पाने में ही उसका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था और इन सब की वजह से श्रीलंका में इन्फ्लेशन और करेंसी डिप्रिसिएशन की समस्या भी खड़ी हो गई। और ये जो श्रीलंका में एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, इसमें भारत सरकार की तरफ से श्रीलंका की बढ़ चढ़कर मदद की गई थी। श्रीलंका को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए भारत सरकार की तरफ से लगभग $4.5 बिलियन का एक पैकेज भी दिया गया था। इसके अलावा एसेंशियल गुड्स जैसे कि फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स, जिनकी कमी से श्रीलंका जूझ रहा था, तो उस कमी को दूर करने के लिए भारत की तरफ से क्रेडिट लाइन भी दिए गए थे, जिससे भारत सरकार ने इमीडिएट बेसिस पर श्रीलंका में फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स की कमी को दूर करने का प्रयास किया। साथ ही साथ भारत सरकार की तरफ से श्रीलंका से करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी किया गया, जिससे श्रीलंका का जो फॉरेन रिजर्व है उसको बैलेंस कर पाने में मदद मिली। इसके अलावा श्रीलंका के ऊपर भारत का जो कर्ज है उसको भी रिस्ट्रक्चर किया गया, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से श्रीलंका इन कर्ज को पे कर पाने में सक्षम नहीं था। तो ऐसे में भारत सरकार की तरफ से इन डेट को लॉन्ग टर्म के लिए रिस्ट्रक्चर किया गया। तो भारत सरकार ने श्रीलंका की सरकार के साथ मिलकर के श्रीलंका का ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उससे निकलने में मदद की और इसकी वजह से श्रीलंका में धीरे धीरे अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है। श्रीलंका और भारत के रिलेशंस भी बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं। इसके अलावा श्रीलंका के इस इकोनॉमिक क्राइसिस में भारत ने जिस तरीके से टाइमली इंटरवेन किया उसकी वजह से भारत का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ा है, क्योंकि साउथ एशिया में भारत के जो आस पड़ोस के देश हैं तो उनको भी लगा है कि भारत हमारे रीजन में एक ऐसा देश है जो हमारे यहाँ किसी भी क्राइसिस में मदद के लिए सामने आ सकता है और भारत के साथ रिलेशंस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि साउथ एशिया के रीजन में चीन का भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, श्रीलंका में भी चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इस इकोनॉमिक क्राइसिस में, श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस में चीन मदद करने के लिए नहीं आया। चीन के द्वारा श्रीलंका को कोई मदद प्रोवाइड नहीं किया गया। वो भारत था जो श्रीलंका के इस इकोनॉमिक क्राइसिस में मदद किया था। इसीलिए भारत का जो इन्फ्लुएंस है इस साउथ एशिया के रीजन में वो भी बढ़ा है और इसका असर भी श्रीलंका पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से जो इंटरवेन किया गया श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस में उससे श्रीलंका को शॉर्ट टर्म रिलीफ तो मिला और भारत सरकार और श्रीलंका की सरकार ने इसको इस तरीके से इस क्राइसिस को मैनेज किया कि जिससे श्रीलंका को एक लॉन्ग टर्म रिकवरी मिले। और इन सब चीजों को लेकर के हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच में कई प्रोजेक्ट्स को लेकर के डील भी हुआ है। जैसे 2021 में ये अडानी ग्रुप के द्वारा श्रीलंका के कोलंबो के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल पोर्ट की डील की गई। ये डील लगभग $700 मिलियन की थी। इस डील के तहत श्रीलंका का ये जो कोलंबो पोर्ट है तो उसका जो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल है उसको अडानी ग्रुप के द्वारा डेवलप किया जाना है। इस डेवलपमेंट के साथ इस पूरे पोर्ट को अडानी ग्रुप 35 ईयर्स तक हैंडल करेगी और उसके बाद इसको श्रीलंका की गवर्नमेंट को सौंप दिया जाएगा। ध्यान रहे कि इस पोर्ट डील में अडानी ग्रुप अकेले इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि श्रीलंका की सरकार की 2 PSUs भी इसमें इन्वॉल्व हैं। हालांकि जो मेजर स्टेक है वो अडानी ग्रुप के पास रहेगा और इस पूरे पोर्ट को डेवलप और ऑपरेट करने की जिम्मेदारी भी अडानी ग्रुप के पास ही है। इसके अलावा 2022 में भारत सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच में एक ऑयल टैंक को लेकर के डील हुआ। ये ऑयल टैंक श्रीलंका के ट्रिंकोमाले में स्थित है
और इस ऑयल टैंक का निर्माण श्रीलंका में वर्ल्ड वार 2 के समय ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था और श्रीलंका के इस टैंक में 1 मिलियन टन तक के ऑयल को स्टोर करने की कैपेसिटी है। और इस प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार की एक PSU इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत इस त्रिंकोमाले ऑयल टैंक को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 50 साल के लीज पर लेती है और इसके तहत श्रीलंका में 1 मिलियन टन तक के क्रूड ऑयल का भंडारण किया जाएगा। और इस ऑयल स्टोरेज की वजह से श्रीलंका को भी फायदा होने वाला है, श्रीलंका की इकोनॉमी को भी फायदा होने वाला है और भारत की इकोनॉमी को भी फायदा होने वाला है। तो इसकी वजह से श्रीलंका में जो एक ऑयल शॉर्टेज है, ऑयल की कमी होती रहती है, उसको भी दूर किया जा सकता है। ये सब कुछ भारत सरकार के द्वारा ऐसे समय में किया जा रहा था जब श्रीलंका एक इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था और ये सारे प्रयास श्रीलंका को एक इकोनॉमिक क्राइसिस से उबारने के थे। इसके अलावा श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस से उबारने के लिए भारत और रूस के द्वारा श्रीलंका में ज्वाइंटली इन्वेस्ट किया गया। श्रीलंका का जो एक स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट था जो कि चीन के द्वारा डेवलप किया गया था और वो जब से चीन के द्वारा डेवलप किया गया है तब से वो एयरपोर्ट घाटे में ही चल रहा है और उसको दुनिया का सबसे सुनसान एयरपोर्ट भी कहा जाता है। तो अब उस एयरपोर्ट को भारत और रूस के द्वारा मैनेज किया जा रहा है क्योंकि इन सब चीजों की वजह से श्रीलंका चीन के डेट ट्रैप पॉलिसी में फंस चुका था। पहले तो चीन ने हम्बनटोटा पोर्ट में इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया कि श्रीलंका चीन के डेट ट्रैप पॉलिसी में फंस गया, जिसकी वजह से चीन श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर लिया। इसके अलावा चीन की तरफ से इस एयरपोर्ट में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया था और ये एयरपोर्ट बिल्कुल भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा था। हालांकि अब इस पूरे एयरपोर्ट का मैनेजमेंट भारत और रूस के द्वारा संभाला गया है। भारत और रूस का काम होगा कि इस एयरपोर्ट को मैनेज करना और इस एयरपोर्ट को एक ऐसी स्थिति में लाना जिससे ये प्रॉफिट को जनरेट कर सके। इसके अलावा अमेरिका के द्वारा भी ये प्लान बनाया जा रहा है कि श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में अमेरिका इन्वेस्ट करे। अमेरिका चाहता है कि श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में लगभग $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करे। ये सब कुछ अमेरिका चीन को ध्यान में रखते हुए कर रहा है। तो चीन श्रीलंका में जिस तरीके से इन्वॉल्व है तो उसको लेकर के अमेरिका भी चाहता है कि वहां पर अमेरिका का भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ताकि चीन को श्रीलंका में बैलेंस किया जा सके। तो देखिए, भारत के द्वारा जो भी श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो श्रीलंका के लिए है, श्रीलंका के लोगों के लिए है, श्रीलंका के लोगों के भलाई के लिए है, श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए है, न कि श्रीलंका को एक वर्चुअल प्रोविंस बनाने के लिए है। क्योंकि अब देखिए, ये सब जियोपॉलिटिक्स है और इस तरीके के गेम जियोपॉलिटिक्स में चलते रहते हैं और ये सब कुछ इसलिए होता रहता है कि यदि एक देश का इन्वेस्टमेंट दूसरे देश में बढ़ रहा है तो किसी और देश का जो इन्फ्लुएंस है उस देश के ऊपर वो कम न हो, तो इसके लिए दूसरे देशों के द्वारा कुछ NGOs और कुछ एकेडमिक्स को हायर किया जाता है। विरोध के लिए एक तरीके का माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ये पूरा एक जियोपॉलिटिक्स गेम है जो श्रीलंका में चल रही है और श्रीलंका में ये जो NGOs, जो एकेडमिक्स भारत के इस प्रोजेक्ट के जो विरोध में सामने आए हैं, ये भी उसी का एक पार्ट है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि दुनिया में चीन जहां भी इन्वेस्ट करता है वो केवल डेट ट्रैप पॉलिसी को ही बढ़ावा देता है और इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले ही आपको बनाकर बताया हुआ है कि किस तरीके से चीन श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, साथ ही साथ पाकिस्तान तो है ही, इन सभी देशों में जो भारत के पड़ोसी देश हैं वहां पे बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इन देशों को डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसाने का प्रयास कर रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे प्रोजेक्ट पर, इस पूरे इशू पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। और जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।